है जी। आज हम चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स होता क्या है याद कीजिएगा। नर्व इम्पल्स कहते हैं जब एक सिग्नल, वो सिग्नल जो न्यूरॉन में से गुजरता है उस सिग्नल को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। हमने लास्ट लेक्चर में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सिग्नल होता है वो सबसे पहले डेंड्राइट में आता है। डेंड्राइट जो है वो सिग्नल को लेकर जाती है, कैरी करती है टूवर्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी से फिर बेटा सिग्नल जाता है एक्सोन के पास, और एक्सोन जो है वो फिर उस सिग्नल को क्या करता है, सेल बॉडी से अवे लेकर जाता है। सेल बॉडी से जो है वो अवे लेकर जाता है। तो जब ये सिग्नल न्यूरॉन में से गुजर रहा होता है, अब देखिए अच्छा, न्यूरॉन जो है वो लेंथ वाइज, न्यूरॉन में ये लंबाई के रुख जो है ये सिग्नल क्या करता है, मूव करता है। तो ये जो सिग्नल न्यूरॉन के अंदर मूव करता है इसको बेटा हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। अच्छा, अब इम्पल्स कहते हैं चेंज को। न्यूरॉन के लिए जो दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है नर्व सेल। नर्व सेल, ठीक है। तो न्यूरॉन से ही लफ्ज़ लिया है नर्व, और इम्पल्स कहते हैं चेंज को। क्योंकि जब ये सिग्नल बेटा, जब ये सिग्नल न्यूरॉन में से गुजरता है तो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसमें एक चेंज आता है। अच्छा, ज़रा इसको भी ज़रा देख लें, ये चेंज होता किस किस्म का है। असल में देखें बेटा, ये हमारे पास मैंने दोबारा यहाँ पे एक छोटी सी न्यूरॉन बनाई है, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूरॉन इज़ अ सेल, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये इसके अंदर जो है ना ये सारा साइटोप्लाज्म है, और ये अल्टीमेटली एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो फ्लूइड है। अच्छा, आप देखिए बेटा, यहाँ पर न्यूरॉन के बाहर जो है ना मैंने कुछ चार्ज बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देखें मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया हुआ है। तो ये याद रखना आपने बेटा कि जब न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन के बाहर भी चार्ज मौजूद होता है और न्यूरॉन के अंदर भी चार्ज मौजूद होता है। और जब सिग्नल न्यूरॉन में से गुजरता है तो सिग्नल की वजह से क्या होता है, ये जो चार्ज होते हैं ना ये बदल जाते हैं। आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि सिग्नल गुजरने से जो इलेक्ट्रिक चेंज आता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक चेंज क्या होता है, चार्जेस जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है। तो जब चार्ज में चेंज आता है ना तो हम इलेक्ट्रिक का वर्ड यूज़ करते हैं। और ये चेंज आता असल में इसलिए कि यहाँ पे ना कुछ केमिकल्स जो हैं उनकी मूवमेंट होती है। तो केमिकल चेंज भी आता है और इलेक्ट्रिक चेंज भी आता है। तो इसीलिए, और इसी से हमें पता चलता है, इस केमिकल चेंज से और इसी इलेक्ट्रिकल चेंज से ही बेटा हमें पता चलता है कि यहाँ से सिग्नल जो है वो गुजर रहा है। क्योंकि वरना सिग्नल तो हमें नजर नहीं आता ना, वो कलरफुल होता है जिससे हमें पता चलता है कि सिग्नल जो है वो मूव कर रहा है। सिग्नल हमें पता चलता है जब एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है उसमें इलेक्ट्रिक चेंज आता है और उसमें केमिकल चेंज आता है। तो हम कहते हैं जी यहाँ से सिग्नल जो है वो गुजर है। और इसी तरह फिर हम डिफाइन भी करते हैं नर्व इम्पल्स को। नर्व इम्पल्स क्या होता है बेटा, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ये ना चेंज होता है जो कि न्यूरॉन के अंदर आता है। और ये मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिक चेंज और केमिकल चेंज की शक्ल में हमें स्टिमुलस, ये जो सिग्नल होता है इसका पता चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि नर्व इम्पल्स क्या है बेटा, ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है। जो कहाँ पर ये चेंज, ये सिग्नल जो है ये क्या करता है, फिर ये पूरी न्यूरॉन के अंदर जो है ये मूव करता है। पूरी न्यूरॉन में लंबाई के रुख ऊपर से नीचे जो है ये सिग्नल, ये चेंज मूव करता है, ठीक है। अच्छा, जब ये मूव कर रहा होता है तो क्या क्या होता है, इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन। तो मेम्ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शंस करवाना शुरू कर देता है जिससे केमिकल चेंज आता है। अच्छा, फिर और क्या करवाता है, मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो और ये जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आर पार ये जो आइंस हैं असल में खाली पॉजिटिव नहीं है, ये सोडियम आइन है, ठीक है। सोडियम का पॉजिटिव है, और ये जो नेगेटिव है ना ये आइंस के ऊपर जो है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव का यहाँ पर मतलब है कि अंदर सोडियम कम है, बाहर सोडियम ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव जो है वो ज़्यादा है। तो नर्व इम्पल्स जो है ना बेटा, ये क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है। जब ये न्यूरॉन में लंबाई के रुख मूव करता है तो चूंकि ये केमिकल चेंजेस करवाता है और आइंस की मूवमेंट को चेंज करवाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है जो पूरे न्यूरॉन में लंबाई के रुख जो है वो मूव करता है। अच्छा, पहले यहाँ पर बेटा एक टर्म समझे, यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल की टर्म दी गई। अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है,
देखिए वो कहता है इन केस ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के केस में क्या होता है, जो हमारे पास दो किस्म के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, या आप आइंस कह लें, ठीक है। और ये जो दोनों आइंस होते हैं, ये दोनों जो चार्ज होते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए दरमियान में एक बैरियर है, और वो बैरियर क्या है, वो असल में न्यूरॉन की मेम्ब्रेन ही है। यहाँ पर आप देखें ये दो किस्म के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों चार्ज को सेपरेट करने वाला जो बैरियर है वो असल में न्यूरॉन की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या आप सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। और अब उससे होता क्या है, देखिए जब मेम्ब्रेन के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, और नेगेटिव का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज कम है। तो जब एक मेम्ब्रेन के एक तरफ चार्ज ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ कम होगा, तो उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चूंकि ये मेम्ब्रेन के ऊपर पैदा होगा, तो बेटा इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेरा ख्याल है आपने फिजिक्स के अंदर जो है वो पढ़ा होगा, जब एक साइड पर जो है, एक साइड पे चार्ज ज़्यादा हो उसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं, और एक साइड पे चार्ज कम हो जिसको हम नेगेटिव से शो करते हैं, तो ये जो चार्ज डिफरेंस होता है दोनों एंड्स के दरमियान, उससे क्या होता है, वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो न्यूरॉन में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल है ना मेम्ब्रेन के ऊपर, दो किस्म का होता है। एक होता है बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम RMP से भी शो करते हैं, और एक होता है बेटा एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन के अंदर न्यूरॉन जो है ना, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर दो किस्म का पोटेंशियल होता है, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, व्हाट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड डिस्कस देयर फैक्टर्स। यहाँ पे फैक्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा, पहले तो आप देखिए ज़रा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो न्यूरॉन के ऊपर तब मौजूद होगा जब न्यूरॉन रेस्ट में होगी। मतलब रेस्ट का मतलब है न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रहा होगा, न्यूरॉन बिल्कुल रेस्ट पे है, कोई नर्व इम्पल्स उसमें से नहीं गुजरा। अब ज़रा गौर करें, ये लेट से ये मेरे पास है न्यूरॉन जो रेस्ट में है, ये वाली जो न्यूरॉन है ना ये रेस्ट पे है। अब एक न्यूरॉन जब रेस्ट की हालत में होती है तो बेटा उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। अब जाहिर सी बात है, मेम्ब्रेन के एक तरफ चार्ज ज़्यादा है, एक तरफ चार्ज कम है, तो इस मेम्ब्रेन के पोटेंशियल पैदा होगा, जिसको हम कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब चूंकि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्ट के वक्त है, इसलिए हम इसको बेटा कह देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, at rest a neuron is more positive outside देन इनसाइड सेल मेम्ब्रेन। जब न्यूरॉन रेस्ट में होती है ना, तो रेस्ट के वक्त क्या होता है, न्यूरॉन बाहर ज़्यादा पॉजिटिव होती है बनिस्बत अपने अंदर वाली साइड के। तो जिससे क्या होता है, ये जो नेट डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस चार्ज के दरमियान, ये जो चार्जेस का डिफरेंस होता है, इससे क्या होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब चूंकि ये पोटेंशियल रेस्ट के वक्त होता है, तो बेटा इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जब एक न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि वो न्यूरॉन रेस्ट की हालत में है, उसमें से कोई सिग्नल पास नहीं कर रहा। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा इस वक्त ऐसा क्या चल रहा है कि बाहर पॉजिटिव क्यों ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव क्यों ज़्यादा है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं, जिनमें से मेन हमारे पास जो है वो 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ ना, इसकी बात करूँ, नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रहा। जाहिर सी बात है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव बाहर तब भी होता है, नेगेटिव अंदर तब भी होता है जब न्यूरॉन में से कोई नर्व इम्पल्स, कोई सिग्नल पास नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, अब मेन फैक्टर की तरफ आते हैं, वो है जी बेटा सोडियम और पोटाशियम आयन, ठीक है। सोडियम आयन और पोटाशियम आयन, यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा यहाँ पर ये एक न्यूरॉन जो है वो बनाई है। यहाँ पे देखिए बेटा, ये मैंने यहाँ पे दोबारा न्यूरॉन बनाई है, और इस न्यूरॉन का ये इतना हिस्सा जो है ना, ये मैंने कट करके ऊपर बड़ा करके दिखाया हुआ है। अच्छा, इसमें आप देखें, इस सेंटर के अंदर मेम्ब्रेन है, उसके नीचे आप देखें ये साइटोप्लाज्म आ जाएगा, और ये अल्टीमेटली आउटसाइड न्यूरॉन, या आप कह लें एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल आ जाएगा। तो ये देखें बेटा, यहाँ पे ये सेंटर के अंदर ये मेम्ब्रेन आ रही है,
ये सेंटर के अंदर मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लिपिड्स और प्रोटीन। ये मैंने एक प्रोटीन बनाई हुई है यहाँ पर, ये मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन के अंदर बेटा देखिए, हमने यहाँ पे देखा था नीचे साइटोप्लाज्म होगा, ये साइटोप्लाज्म है। और ये अल्टीमेटली आउटसाइड न्यूरॉन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल वगैरह होगा। अच्छा, अब बेटा याद रखना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारे आइंस पाए जाते हैं, और साइटोप्लाज्म ये जो मेम्ब्रेन के बाहर है आउटसाइड न्यूरॉन, यहाँ पे भी बहुत सारे आइंस पाए जाते हैं। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे आइंस पाए जाते हैं। लेकिन हमने जो है ना बेटा सिर्फ 2 आइंस को ही डिस्कस करना है, क्योंकि 2 आइंस ही इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर नर्व इम्पल्स के पास होने में या ना पास होने में। वो है, उनमें से एक हमारे पास है सोडियम आइन और एक हमारे पास बेटा है पोटाशियम आइन। तो यही हमारा मेन फैक्टर है यहाँ पर। सोडियम आइन और पोटाशियम आइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा बेटा, सोडियम आइन की अगर बात करें ना, तो सोडियम, चूँकि हमने सिर्फ 2 आइंस को ही डिस्कस करना है, अब सोडियम आइन जो है ये बाहर भी मौजूद होता है और ये अंदर भी मौजूद होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो सोडियम आइन होता है, सोडियम जो आइन जो है ना, ये अंदर के कंपैरिजन में एज़ कम्पेयर टू इन साइड जो है, ये बाहर वाली साइड पर जो है ना 10 गुना ज़्यादा होता है। 10 गुना सोडियम आइन जो है 10 टाइम आउटसाइड जो है वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इन साइड के। मतलब सोडियम आइन अंदर कम होते हैं और सोडियम आइन बाहर ज़्यादा होते हैं। और कितने ज़्यादा होते हैं? 10 गुना ज़्यादा होते हैं। इसी तरह बेटा अगर हम पोटाशियम की बात करें ना, तो पोटाशियम आइन जो हैं वो आउटसाइड के कंपैरिजन में, पोटाशियम आइन जो है ना दे आर मोर इन साइड, अंदर वाली साइड पर जो है वो ज़्यादा होते हैं। और कितने परसेंट ज़्यादा होते हैं? 20 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। याद रखिएगा, ये कंपैरिजन हम सोडियम का सोडियम के साथ कर रहे हैं, पोटाशियम का कंपैरिजन पोटाशियम के साथ कर रहे हैं। सोडियम आइंस आउट ऑफ, बुक में लिखा हुआ है आउट ऑफ ऑल द आइंस, तमाम आइंस में से अगर हम बात करें, आउट ऑफ ऑल आइंस सोडियम आइंस आर 10 टाइम मोर आउटसाइड देन इनसाइड एंड पोटाशियम आइंस आर 20 टाइम्स मोर इनसाइड देन आउटसाइड। तमाम आइंस में से अगर हम देखें ना, तो सोडियम आइन जो है और पोटाशियम आइन जो है, सोडियम आइन 10 गुना बाहर ज़्यादा होते हैं और पोटाशियम आइन 20 गुना अंदर जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये हम बेटा पढ़ रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं कि होता ये है कि जब तक एक न्यूरॉन रेस्ट में है ना, जब तक ये न्यूरॉन रेस्ट की हालत में है, तब तक क्या होगा, ये आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन होती है, यहाँ पे ना, यहाँ पे करके प्रोटीन होती है, यहाँ पे प्रोटीन होती है मेम्ब्रेन में। इसको कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। अच्छा, पंप क्यों कहते हैं? पंप का जैसे वाटर पंप होता है ना, ये मोटर पंप, जो वाटर पंप क्या करता है? पानी को लो से हाई की तरफ लेके जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो ये बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर ये जो प्रोटीन है ना, ये क्या करती है, ये आप देख सकते हैं सोडियम को ये बाहर भेज रही है, हालांकि सोडियम बाहर ज़्यादा है, मतलब ये लो से हाई की तरफ लेके जा रही है सोडियम को। और पोटाशियम को आप देखें, ये अंदर की तरफ लेकर आ रही है, हालांकि पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, मतलब पोटाशियम को भी लो से हाई की तरफ लेके आ रही है। तो चूंकि ये प्रोटीन जो है ये सोडियम और पोटाशियम दोनों को ही लो से हाई की तरफ लेकर जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं पंप। और चूंकि सोडियम पोटाशियम को लेके जा रही है, तो इसलिए इस प्रोटीन का नाम बेटा हमने रख दिया सोडियम पोटाशियम पंप। अब बेटा आपने याद रखना है कि जब तक न्यूरॉन रेस्ट के अंदर है, तो ये प्रोटीन जो है ना ये एक्टिव रहती है। जब तक न्यूरॉन रेस्ट में है, लेकिन ये प्रोटीन एक्टिव है, तो जब तक बेटा न्यूरॉन रेस्ट की हालत में है, ये प्रोटीन एक्टिव रहेगी। और जब ये प्रोटीन एक्टिव रहेगी ना, तो ये क्या करेगी, ये सोडियम आइन को बाहर भेजेगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन का मतलब होता है लो से हाई की तरफ भेज रही है। और पोटाशियम आइन को ये क्या करेगी, अंदर की तरफ जो है वो भेजती रहेगी। अब आप ज़रा गौर करें, सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटाशियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सोडियम कितने बाहर जा रहे हैं, एक बार में अगर हम देखें ना, तो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, मतलब एक तरह से 3 प्लस जो है ना वो बाहर जा रहे हैं। और बदले में जो है प्लस अंदर कितने आ रहे हैं, अंदर सिर्फ 2 ही प्लस आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है बाहर पॉजिटिव ज़्यादा होगा, अंदर पॉजिटिव कम होगा। और अंडरस्टूड बात है, जब अंदर पॉजिटिव कम है तो अंडरस्टूड है कि नेगेटिव अंदर जो है वो ज़्यादा होगा। तो बेटा ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब तक जो है, जब तक न्यूरॉन रेस्ट के अंदर है, तो ये प्रोटीन एक्टिव रहेगी। और जब तक ये प्रोटीन एक्टिव रहेगी, सोडियम आइन बाहर जाते रहेंगे और पोटाशियम आइन अंदर आते रहेंगे। अच्छा, अब याद रखिएगा, चूंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, तो इसको बेटा हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अल्टीमेटली इसके लिए एटीपी यहाँ पर जो है इसको ब्रेक किया जाएगा। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज, एटीपी एटीपेज एंजाइम, ये क्या करता है,
एटीपी को बेटा ब्रेक करता है, तो ये प्रोटीन जो है वो काम करती रहती है। अब आप देखिए 3 प्लस बाहर गए हैं और 2 प्लस अंदर आए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखनी है, ये जो पोटाशियम आयन होता है ना, ये और ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन किसी भी, अब देखें ये जो आयन्स अंदर या बाहर जा रहे हैं ना, तो ये प्रोटीन के ज़रिए जा रहे हैं, मेम्ब्रेन के ज़रिए नहीं जा रहे। मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन के ज़रिए जा रहे, मेम्ब्रेन से गुजर के नहीं जा रहे। क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये बेटा ये तमाम आइंस के लिए इम्परमिएबल होती है, बैरियर का काम करती है, उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देगी। हाँ, प्रोटीन गुजरने देंगी, मेम्ब्रेन नहीं गुजरने देगी। तो लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, वैसे तो मेम्ब्रेन जो है वो तमाम आइंस के लिए इम्परमिएबल होती है, लेकिन पोटाशियम आयन के लिए नहीं होती। पोटाशियम आयन के लिए ना सेमी परमिएबल होती है। मतलब पोटाशियम आयन कुछ ना कुछ जो है ना मेम्ब्रेन में से गुजर सकते हैं। अगर प्रोटीन प्रोटीन से तो गुजरते गुजरते मेम्ब्रेन में से गुजर सकते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि चूँकि पोटाशियम जो है मेम्ब्रेन, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो पोटाशियम आयन के लिए सेमी परमिएबल होती है। तो क्या होता है, जो पोटाशियम होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, वो लीक आउट होके जो है ना मेम्ब्रेन से बाहर चले जाते हैं। अब बाहर क्यों जाएंगे? क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमेशा हाई टू लो मूवमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे एटीपी तो यूज़ नहीं हो रही, ये तो खुद ही जा रहे हैं बाहर। अब लेट से 2 प्लस अंदर आए थे, उसमें से 1 प्लस अगर बाहर चला जाए, लेट से 1 पोटाशियम बाहर चला जाता है, तो अंदर कितने प्लस रह जाएंगे? अंदर 1 प्लस रह जाएगा, मतलब नेगेटिव और ज़्यादा हो जाएगा। और ये 1 प्लस बाहर चला गया तो 3 तो पहले ही थे, तो ये टोटल 4 पॉजिटिव बाहर हो गए, 1 पॉजिटिव अंदर हो गया। अब बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है, अंदर पॉजिटिव कम है, मतलब अंदर नेगेटिव जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा मैं दूसरे फैक्टर की भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सोडियम पोटाशियम आयन की मूवमेंट तो अपनी जगह। यहाँ पे जो पोटाशियम आयन लीकेज होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेम्ब्रेन वैसे तो तमाम आइंस के लिए इम्परमिएबल है, लेकिन पोटाशियम आयन के लिए इम्परमिएबल नहीं है। तो पोटाशियम आयन के लिए सेमी परमिएबल है। तो कुछ ना कुछ पोटाशियम आयन जो होता है ना, वो क्या करता है, वो पास आउट हो जाता है, वो लीक आउट होकर बाहर चला जाता है, जिससे बाहर पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है और अंदर जो है वो नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अंदर नेगेटिव ज़्यादा होने की एक और वजह भी है, और वो है साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऐसी, क्योंकि अंदर अंदर क्या है, ये प्रोटीन, ये सारा साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गेनेलीज के अंदर अल्टीमेटली बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इनके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है ना, तो साइटोप्लाज्म के अंदर फिर ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डीएनए आरएनए ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है, और कई ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लिहाजा इनकी वजह से क्या होता है, अंदर वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहता है और बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहता है। और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज डिफरेंस होगा, इसकी वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, डेट इज़ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और चूंकि ये रेस्ट के वक्त होगा, तो इसको बेटा हम कह देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बेटा ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब ये पोटेंशियल हम पता कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास फिजिक्स में, आप मुझे कंफर्म करेंगे, आपको आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, वोल्टामीटर आपने पढ़ा होगा, गैल्वानोमीटर, वोल्टामीटर, एम मीटर। तो ये बेटा हमने यहाँ पे ना वोल्टामीटर लगाया। लेट से हम क्या करते हैं, उसका एक टर्मिनल न्यूरॉन के आउटसाइड लगा देते हैं, एक न्यूरॉन के इनसाइड लगा देते हैं। तो ये वोल्टामीटर बेटा हमें बता देगा कि जी इतना जो है वो इस वक्त मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो इस वक्त जो मेन पोटेंशियल होगा ना, वो होगा -0.07। इसको मिली में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा माइनस बेटा 70 मिली वोल्ट। अब याद रखिए, ये चार्ज हमने इन साइड न्यूरॉन का लगाना है, तो न्यूरॉन के अंदर चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाया हुआ। तो बेटा ये फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना ही बनता है। अच्छा, फिर बेटा इसी का दूसरा पार्ट है अभी तो न्यूरॉन में थी ना, अब लेट से जी नर्व इम्पल्स पैदा होता है, मतलब यहाँ से अब नर्व इम्पल्स जो है न्यूरॉन के एक एंड से, यहाँ से अब नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है, नर्व इम्पल्स जो है वो एंटर होता है। तो व्हेन नर्व इम्पल्स इज इनिशिएटेड एट वन एंड ऑफ न्यूरॉन, जैसे ही न्यूरॉन के एक एंड से नर्व इम्पल्स जो है वो स्टार्ट होगा, इनिशिएट का मतलब है शुरू होगा, तो क्या होगा, उस जगह पर जहाँ पर अब नर्व इम्पल्स आएगा, तो वहाँ पे जो रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल होगा ना, वो गायब हो जाएगा, और एक नया कुछ टाइम के लिए फ़ौरन गायब हो जाएगा, और कुछ टाइम के लिए वहाँ पर एक नया पोटेंशियल आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसमें क्या होता है, न्यूरॉन नेगेटिव आउटसाइड ज़्यादा होती है, रेस्टिंग में तो पॉजिटिव आउटसाइड था ना, नेगेटिव इनसाइड था। इसमें क्या होता है कि बेटा जैसे अब यहाँ पे यहीं पे आप देखें ज़रा, लेट्स से जी
ये रेस्ट में है, ठीक है। लेट्स से सिग्नल पहुंचा है यहाँ पे, मैं इसको ऊपर शो कर देता हूँ, यहाँ पे नर्व इम्पल्स आया। अब जब नर्व इम्पल्स आएगा ना, तो नर्व इम्पल्स की वजह से क्या होगा, उस जगह पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ़ौरन गायब हो जाएगा और उसकी जगह एक नया पोटेंशियल ले लेगा। इस नए पोटेंशियल को बेटा हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब एक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिग्नल न्यूरॉन में से गुजरा है, तो हम कहेंगे न्यूरॉन एक्टिव हो गई है। तो जब सिग्नल न्यूरॉन में से गुजरता है तो क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक चेंज आएगा और केमिकल चेंज आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे न्यू प्रोटीन काम कर रही है, सिग्नल गुजरेगा ना यहाँ से, जब सिग्नल ने यहाँ से गुजरना है, ये प्रोटीन काम करना बंद कर देगी, ये प्रोटीन काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। प्रोटीन तब तक काम करेगी जब तक कंडीशन रेस्ट में है। तो जैसे ही सिग्नल गुजरेगा, प्रोटीन क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, ठीक है। मतलब क्या होगा, मूवमेंट रिवर्स हो जाएगी। पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रही थी, जब प्रोटीन काम करना बंद कर दिया, मूवमेंट होगी डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है। तो नतीजा क्या होगा, आइंस जो पहले सोडियम आइन बाहर जा रहा था, पोटाशियम अंदर आ रहा था, अब क्या होगा, पोटाशियम बाहर जाएगा क्योंकि डिफ्यूजन है ना, हाई से लो की तरफ जाएगा, और सोडियम भी हाई से लो की तरफ, सोडियम अंदर की तरफ आएगा, जिससे क्या होगा, पोटाशियम बाहर जो है पोटाशियम बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा, तो आइंस की मूवमेंट रिवर्स होगी। आइंस की मूवमेंट रिवर्स होने से क्या होगा बेटा, चार्ज भी ऑपोजिट हो जाएगा। और ये कब हो रहा है, जब सिग्नल गुजर रहा है। तो सिग्नल के गुजरने से क्या होता है, आइंस की मूवमेंट पर जो है वो चेंज आता है। इसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक चेंज। अब सारी सी बात है, इलेक्ट्रिक चेंज तो है, देखिए हमने चार्ज भी, वोल्टामीटर भी चेक किया है, पहले 0.07 था, अब 0.05, और नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। तो चार्ज क्या हो जाते हैं बेटा, रिवर्स हो जाते हैं। और जो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, जाहिर सी बात है प्रोटीन अपने आप तो काम नहीं कर रही, यहाँ पे इस प्रोटीन के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तभी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए काम कर रही थी। तो जब सिग्नल गुजरता है ना, तो केमिकल चेंज भी आता है बेटा, और साथ में आपने देखा ये इलेक्ट्रिक चेंज भी आता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सिग्नल, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, हम कहते हैं क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है जो पूरी न्यूरॉन में लंबाई के रुख मूव करता है। और जब ये मूव करता है तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में केमिकल चेंज भी लेकर आता है, और साथ ही साथ आइंस की मूवमेंट को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसीलिए हम सिग्नल को कहते हैं बेटा नर्व इम्पल्स। अच्छा, यहाँ पे जो फैक्टर्स है ना, वो बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, एक एक दो दो लाइनों के अंदर ही जो है